सबसे अच्छी बात यह है आप लोगों के जीवन की जो पावर ग्रिड में काम कर रहे हैं, आप सभी, सरकार किसी की भी हो, कोई भी सत्ता में हो, आप हमेशा अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि हम पावर में हैं। ये बात हमेशा सत्य रहेगी आपके रिटायरमेंट तक। वो एक लड़का जब अपने लिए रिश्ता देखने गया, पावर ग्रिड में ही काम करता था, तो उसने बोला कि लड़के की माँ ने कहा कि मेरा बेटा पावर में है, तो लड़की की माँ ने बोला मेरी बेटी सुपर पावर में है। अरे बोले इसका मतलब ये पावर में है, शक्ति है, पावर ग्रिड में काम करता है। बोले मेरी बेटियां महाशक्ति है, आप एक बार उसे घर में आने तो दो, फिर आपका जो बेटा है वो सहन शक्ति हो जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली एक बड़ा प्यारा शहर है आप सब लोगों का, और कल से जब यहाँ हम घूम रहे हैं, यहाँ आए हैं, मैं इंदौर से आया हूँ। दरअसल तो जब भी हम किसी एक शहर से आते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो बातचीत होती है कि इंदौर अच्छा है या दिल्ली अच्छा है, यहाँ क्या अच्छा है, वहाँ क्या अच्छा है। तो आपके विभाग के भी कुछ लोगों से मंच पे आने के पूर्व पीछे बात हो रही थी, तो काफ़ी देर तक विचार विमर्श चलता रहा कि कौन सा शहर अच्छा है। मुझे जो समझ में आया, मैंने कहा ठीक है मैं मंच पर जाकर के इसका आपको फाइनल रिजल्ट बताऊंगा, कंक्लूजन कि कौन सा शहर अच्छा है। देखिए सीधी सी बात है, जिसका जन्म इंदौर में हुआ, जिसकी शिक्षा इंदौर में हुई, जिसको संस्कार इंदौर से मिले, उसके लिए इंदौर अच्छा है। और जिसका जन्म दिल्ली में हुआ, जिसकी शिक्षा दिल्ली में हुई, जिसको संस्कार दिल्ली से मिले, उसे ये समझना चाहिए कि इंदौर अच्छा है। पर पूरी दिल्ली, जब से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, हर जगह एक ही बोर्ड लगा है, धोला कुआं। पूरी दिल्ली धोला कुआं पहुंचाने में लगी है साहब। किसी भी रोड से निकल जाओ, एक बोर्ड आपको हमेशा मिलेगा, चाहे बारिश मिले ना मिले, जाम मिले ना मिले, पर एक चीज कंफर्म है, वो है धोला कुआं। कल से हम यहाँ घूम रहे थे, कल रात्रि में आ गए थे, तो दिनेश भैया मेरे को बोले यार जब ये इतना बोल रहे हैं तो एक बार चल के देख लेते हैं ये है क्या धोला कुआं। तो हम सारे बोर्ड्स को, साइंस को फॉलो करते हुए वहां तक चले गए, उस चौराहे तक जहाँ लिखा हुआ था धोला कुआं, धोला कुआं, इधर से जाइए, इधर से जाइए। जब पहुंच गए हम वहां पे, हमने 4 लोगों से पूछा यही धोला कुआं है? बोले हाँ यही धोला कुआं है। तो जहाँ खड़े थे वहां भी बोर्ड लिखा हुआ था धोला कुआं। मैंने एक भाई साहब से पूछा, मैंने कहा सर ये धोला कुआं है और हम यहाँ तक आ गए पूरा इतनी यात्रा करके, फिर भी लिखा है धोला कुआं। बोले कैमरा वहां है, एक बार हाथ करके दिखा दीजिए आपके साथ में प्रैंक हुआ है। तो दिल्ली अद्भुत जगह है, और यहाँ आते हैं तो फिर हम जब रात को घूम रहे थे, मैं और दिनेश भैया, तो देखिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत आशीर्वाद से सुन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि मंच पे आदरणीय कुमार विश्वास सर की उपस्थिति है, उसके बावजूद आप अपनी सहानुभूति से हमें सुन रहे हैं, आपकी सहानुभूति की पराकाष्ठा है। हाँ, क्योंकि देश में कहीं भी कवि सम्मेलन हो भाई साहब, कहीं भी देश में, जिस मंच पे कुमार विश्वास नहीं होते, वहां जब सामने श्रोता कवि सम्मेलन सुनता है तो इस तरह से गिनता है कि पहले कवि को सुन लिया, दूसरे को सुन लिया। लेकिन अगर मंच पे कुमार जी मौजूद हैं तो वो उल्टी गिनती करता है कि अब 2 बाकी हैं। अब 1 बाकी है। तो मैं जानता हूं आप उनकी प्रतीक्षा में हैं। व्यक्ति जब मथुरा पहुंच जाता है तो बांके बिहारी के दर्शन के लिए ही उसकी आंखें ललायित रहती है, लेकिन मथुरा की गलियों से जब आप जाओ तो हो सकता है कि कोई मीरा वहां पर बैठ करके सितार बजा रही हो कि मेरे तो गिरधर गोपाल। हम वही लोग हैं शायद। तो कुछ देर आपका आशीर्वाद हमें भी मिल जाएगा तो हम, आदरणीय सर का सानिध्य मिलना हमारे लिए, विनोद भाई के लिए, मेरे लिए, पल्लवी के लिए बहुत बड़ी बात है। हमने अपने कवि सम्मेलन की यात्रा शुरू की, दिनेश भैया को तो काफ़ी समय हो चुका है सर के साथ भी, हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर भी, पर हमने अभी अभी अपनी यात्रा शुरू करी है। हमारे लिए सर का सानिध्य बिल्कुल वैसे ही है जैसे पांडवों के साथ में योगेश्वर श्री कृष्ण आकर के खड़े हो जाएं, तो उस तरीके से हम आपके बीच में खड़े हैं। देखिए आपने ताली बजाई भावुकता में आकर, पर आपने ये नहीं सोचा कि कृष्ण ने पांडवों को किसके सामने खड़ा किया था। तो आप कौन हुए? नहीं सर, जो आप सोच रहे हो तो मैं बोल ही नहीं सकता, और वो भी तब तक जब तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। कदाचित नहीं भ्राताश्री, आपके हमारे विरोध में थोड़ी, विपक्ष में थोड़ी, आप तो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो आपकी स्थिति को प्रणाम है, आप लोगों के उपस्थिति को प्रणाम है।
और देखिए हिंदी के बहुत अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि जिस ठाठ से, यहाँ हिंदी विभाग के भी लोग हैं, जिस ठाठ से स्वर्ग लोक में देवेंद्र रहते हैं, जो शोभते शिव के गले में नागेंद्र रहते हैं, उसी भांति बसती है हिंदी मेरे दिल में, जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। भाषा का इतना लालित्य है। हमारे शहर में एक बहू ने सिर्फ इतना कह दिया कि सासू माँ मैंने सब्जी काट दी, तो वो सासू माँ नाराज हो गई। बोले बेटा ऐसा नहीं बोलते सब्जी काट दी, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि सब्जी सुधार दी। 7 दिन बाद सासू माँ को कुत्ते ने काटा। मेरे इस कुत्ते से काटने वाले जोक का वर्तमान परिदृश्य से, वास्तविकता से कोई लेना देना, इसे मात्र एक संजोग ही माना जाए। देश में वो स्थिति चल रही है। आप लोग बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दिनेश भैया के साथ जब मैं कल रात को घूम रहा था, धोला कुआं से हम निकले, हम कार से निकले एक गाड़ी के आगे। सर सच्ची घटना है कल रात की। धोला कुआं से जब हम साइड में से निकले, वहाँ से रास्ते में से, तो एक गाड़ी को हमने ओवरटेक कर लिया। जब ओवरटेक कर लिया तो वो नाराज हुआ। उसकी नंबर प्लेट हरियाणा की थी, तो वो आया हमारी गाड़ी के पास में, गाड़ी रुकवाई उसने। तो दिनेश भैया ने देख लिया, बोले यार ये हरियाणा की गाड़ी है, ये कार थोड़ा खतरे की घंटी है, इसको संभालना, और हो सके तो हरियाणवी में बात करना, उससे वजन आएगा। मैंने कहा सर भैया आप ही बात कर लो। बोले मैं इतना बड़ा कभी मार खाता अच्छा लगूंगा? तो मैं गाड़ी से उतरा, वो आया सामने से, बोले कौन है तू? अब मुझे हरियाणवी तो आती नहीं। मैंने अपनी जिंदगी की सर पूरी हरियाणवी याद करी। मैं इंदौर का रहने वाला हिंदी भाषी प्रदेश से आता हूँ। पूरी हरियाणवी याद करी। मैंने कहा मैं क्या बोल सकता हूँ? उसने बोला कौन है तू? मैंने कहा मारी छोरी छोरों से कम है क्या? मतलब कौन सी छोरी? मैंने कहा कितना बबीता। बोले यो कौन है? मैंने कहा दंगल वाली। बोले आप फिर देखो दंगल दिखाएं। तो पहले तो वो मुझे मारने वाले थे, बाद में उन्होंने कूटा। पर ये वास्तव में हमारी स्थिति है। तो दिनेश भैया बैठे हुए थे, मैंने कहा भैया आपने आज मार पड़वा दी जबरदस्ती मुझको, लेकिन बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आज सुबह जब होटल में बैठ के उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, मेरी बातचीत हो रही थी। देखिए छोटी सी बात से व्यंग निकल के आता है, बातचीत में बात निकल के आती है। बोले एक आग तुमने सुना होगा अभी दिल्ली में क्या स्थिति चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। उसके पक्ष में उसके विपक्ष में कुछ लोग मैदान में उतरे, उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन देखो बोले उससे कोई नहीं पूछ रहा कि वो क्या चाहता है जिसके ऊपर निर्णय लिया गया है, उससे कोई भी नहीं पूछ रहा है। मैंने कहा सही बात है, वैसे तुम क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? मैंने कहा भैया आप मुझे कुत्ता समझकर मेरा दृष्टिकोण पूछ रहे हैं या कुत्ते के लिए मेरा दृष्टिकोण पूछ रहे हैं? बात निकल करके आती कहीं से भी। हमें कुमार सर तक पहुंचना है और मैं जानता हूं आप उन्हीं की प्रतीक्षा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये मुझे भ्रम भी नहीं है कि आप हमें सुनने के लिए बैठे हैं। आगरा में पिछले महीने मैंने पहली बार सर के सानिध्य में कार्यक्रम पढ़ा था और उस दिन मेरा ये भ्रम वाकई में टूट गया कि कोई शायद मुझे भी सुनने आया है। क्या हुआ, जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ, सर आपको ये घटना नहीं मालूम है, जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ कि सब लोगों की इच्छा होती है कि सर के साथ एक फोटो हो जाए, सर के साथ एक सेल्फी ले ली जाए, लेकिन सर के प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है। सर मंच से उतरे और चले गए। तो 2 बालक आए थे, बिल्कुल मंच के कोने तक आ गए थे, सीढ़ी के वहाँ तक। तो जैसे ही वो आए और सर चले गए, वो फोटो नहीं ले पाए। तो विनोद भाई और मैं बिल्कुल सीढ़ी के पास में थे। तो पहले वाले ने बोला, बोले इन्हीं के साथ ले लें क्या, हमारी ओर। लेकिन दूसरी पंक्ति में जो दूसरे वाले ने जवाब दिया, उसके बाद मैं मंच से उतरा नहीं, कूद के भागा। वो पहले वाले ने बोला, बोले इन्हीं के साथ ले लें क्या? तो दूसरा वाला बोला, इनको सुन लिया वो कम है क्या? मैं समझ गया कि आप कितना सुनते हैं। सर के साथ पहला कार्यक्रम हुआ था वो जुलाई में, बहुत आशीर्वाद मिला।
उस कार्यक्रम के बाद सर की ओर से विनोद भाई भी मंच पे थे, पल्लवी जी भी मंच पे थी, और हम सबको सर की कंपनी की ओर से, सर की ओर से, क्योंकि आगरा जूतों के लिए प्रसिद्ध है, शूज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो हम सबको एक एक जोड़ी शूज़ दिए गए उपहार स्वरूप। मैं भावुक हो गया, अगली सुबह सर का आशीर्वाद लेने गया, मैंने कहा सर आपका उपहार मिला, मन बहुत भावुक है। बोले नहीं है, कहा अगर तुमने कल जैसा परफॉर्म किया था जूते बनते हैं। आइए मैं कविता की ओर आपको लेके चलता हूँ। सब बड़े लोग हैं, कविता का रस ही कुछ ऐसा है, कविता के रस में जब व्यक्ति डूबता है तो इसका जो लालित्य है, इसका जो भाव पक्ष है, वो बड़ा बड़ा भावुक कर देता है। अभी पिछले कार्यक्रम में हम थे, वहां पे गीतकार ने माँ के ऊपर कविता सुनाई, सबको भावुक कर दिया। माँ के ऊपर इतनी मार्मिक कविता थी वो, तो हमारी बहन बेटी पल्लवी ये रोने लगी मंच पे कविता सुन करके। तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा पल्लवी सिर्फ कविता है, अपने आप को संभाल, है ना। अरे भैया आप नहीं समझोगे, आप उस दिन समझोगे जिस दिन आप माँ बनोगी। तो आदमी जब रस में डूबता है, मैं कविता तक पहुंचता हूँ। एक व्यंग्य की छोटी सी रचना आप लोगों के सामने रखता हूँ। इस शहर के व्यस्ततम बाजार में एक दवाई वाला बेच रहा था दवाई। तभी हम भी रुके जब उसने ये आवाज लगाई कि चोरी करने की दवा लो, जेब काटने की दवा लो, डाका डालने की दवा लो, ताला तोड़ने की दवा, सर फोड़ने की दवा, चमचे पालने की दवा, रिश्वत मांगने की दवा। क्या बात है। दवा है रिश्वत की, रिकमेंड की, विस्की के प्याले की। दवा मिल जाएगी हिंदुस्तान में हुए सभी घोटाले की। दवा मिल जाएगी हिंदुस्तान में हुए सभी घोटाले की। दवा है बच्चे बूढ़े युवाओं के लिए, दवा रखता हूँ महिलाओं के लिए। सास और बहू, सास और ननंद के लिए स्पेशल दवाई है जो बहुओं को जलाने के लिए बनाई है। और बहुओं के लिए भी दवा लाजवाब है, सास को देने के लिए जुलाब है। तो देखते ही देखते दुकान पर भारी भीड़ हो गई, यूं कहिए कि दुकान भीड़ में खो गई। किसी ने कहा मुझे झूठ बोलने की दवा दो, किसी ने कहा मुझे कम तोलने की दवा दो। बहू को जलाने की दवा ले रही थी एक सास। पीछे से आवाज आई, भैया लड़कियां छेड़ने की दवा मिलेगी आपके पास, लड़कियां छेड़ने की दवा मिलेगी आपके पास। तो देखते देखते दुकान हो गई खाली, सभी ने अपनी अपनी राह संभाली। अब दुकानदार अकेला था, केवल मैं ही उसके पास था, और मैंने देखा कि दुकानदार बड़ा दुखी और उदास था। हमें आदरणीय सर ने हमेशा सिखाया कि कविता वही है जो संदेश वाहक हो, जो किसी बात तक पहुंचे। मैं एक बात, गंभीर बात आपके बीच रखना चाहता हूं, मैं क्यों कहां ले जाना चाहता हूं इस बात को। मैंने देखा दुकानदार बड़ा दुखी और उदास था। उसकी उदासी का कारण जानने के लिए जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो वो कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ा कि दोस्त तुम पूछते हो क्यों मैं हूं उदास। अरे इतनी भीड़ में तुमने देखा होगा किसी ने नहीं कहा दवाई वाले थोड़ी इंसानियत की दवा है तेरे पास, किसी ने नहीं कहा थोड़ी इंसानियत की दवा है तेरे पास। मैं चाहता रहा कोई तो यह कह दे कि ये दुकानदार थोड़ी भाईचारे की दवा दे दे। किसी ने नहीं कहा मेरे भाई, किसी ने नहीं कहा मेरे भाई कि हमें चाहिए सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह बनने की दवाई। कोई तो कहता रे दुकानदार, कोई तो कहता रे दुकानदार, थोड़ी सी देश प्रेम की दवा दे दे यार, थोड़ी सी देश प्रेम की दवा दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद।